हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद अंकित में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती से यही कामना है कि आप वर्ष 2023 आप सभी के लिए सुखद रहे, सुखद हो। दोस्तों, वास्तव में वह दिन नया साल होगा जिस दिन नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होगा या सिलेक्शन की लिस्ट में नाम होगा। वह दिन आपके परिवार, आपके माता पिता के लिए, आपके लिए नए साल से भी ज्यादा सुखद होगा दोस्तों। ठीक है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समाज के बारे में जानेंगे दोस्तों। समाज क्या है, समाज का निर्माण कैसे हुआ या उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, समाज का वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने किया, समाज के कितने प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। समाज, सोसाइटी। ठीक है। समाज, समाज की अवधारणा और विशेषताएं, परिभाषा, उसका उत्पत्ति के सिद्धांत, पितृसत्तात्मक उत्पत्ति के जो सिद्धांत था, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक संविदा, उद्विकासी सिद्धांत। ठीक है। और समाज का वर्गीकरण किसने किसने किया, किस किस विचारकों ने किया, वो भी जानेंगे। समाज के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, जो है सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज में कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, जटिल जनजाति समाज और कृषक समाज। और जटिल समाज में कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं इसमें, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं आज समाज के लिए तीन आधारभूत विशेषताओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए समाज के लिए? इसमें पहला जो है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, टू और मोर पर्सन। और दूसरा जो है, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए दोस्तों, पारस्परिक जागरूकता। और तीसरा जो है, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता के माध्यम से जब अंतःक्रिया करते हुए एक दूसरे दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं, तो जो सामाजिक संबंधों का जो क्रमबद्ध संकलन है, उसे समाज कहते हैं दोस्तों। जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं जो पारस्परिक जागरूकता से के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया से जो संबंध बनाते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से करते हुए, उसी सामाजिक संबंधों का जो क्रमबद्ध संकलन होता है, उसे समाज कहते हैं। ठीक है। और जो थिंकर्स क्या कहते हैं इस पे, विलियम राइट्स के अनुसार जो है, समाज का तात्पर्य केवल मनुष्य के समूह से नहीं है, अपितु समूह में रहने वाले मनुष्यों के आपस में संबंध से है। ठीक है। अगर एक मनुष्य साथ में रह रहे हैं तो उससे समूह में है, तो उसका वो समाज नहीं कहलाएगा जब तक उसमें आपसी संबंध ना हो आपस में। ठीक है। उन संबंधों के संगठित रूप को ही हम समाज कहते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, ईटी ल्यूडजर। ठीक है। ये क्या कहते हैं दोस्तों? समाज एक अमूर्त धारणा है, अमूर्त धारण है। ठीक है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है, संपूर्णता का बोध, जो अमूर्त है, जो दिखती नहीं है। ठीक है, अमूर्त है दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, यह फेच गिडिंस क्या कहते हैं? इनके अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। जो समाज है वो स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का प्रतिमान है, औपचारिक संबंधों का। ठीक है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों में बंधे होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट, मैकायर पेज। मैकायर पेज क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, बहुत ही, ये कहते हैं कि जो सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज, समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, समाज की जो विशेषताएं हैं क्या है? इसमें जो समाज की विशेषताएं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, हमने पहले बताया आप लोगों को। फिर उसके बाद पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, अंतःक्रिया पाई जाती है, समाज अमूर्त होता है, समाज जटिल होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल होता है और जटिल दोनों होता है। इसमें सहयोग की सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। आप लोग समाज में रह रहे हैं तो देख देख रहे होंगे आस पड़ोस, अगल बगल में। ठीक है। अन्योन्यशीलता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है दोस्तों, समानता और असमानता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। समाज मात्र मनुष्यों तक सीमित नहीं है, पशुओं में भी पाया जाता है। ये केवल मनुष्यों में ही समाज नहीं पाया जाता है, पशुओं में भी
पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट तो देखेंगे समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, समाज की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं, किसने किसने दिया है सिद्धांत। समाज की उत्पत्ति का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कोई कहता है पितृसत्तात्मक से समाज का निर्माण हुआ है, कोई कहता है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से समाज का निर्माण हुआ है, समाज की उत्पत्ति हुई है। और कोई सत्य का सिद्धांत बताता है, कोई संविदा सामाजिक संविधा का सिद्धांत बताता है, कोई उद्विकासी सिद्धांत बताता है। तो हम जानते हैं क्या क्या कौन कौन क्या बताता है, जानते हैं हम लोग। पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज की उत्पत्ति मूल कारण जो है पुरुष प्रधान समाज है। क्या है? पुरुष प्रधान समाज, पुरुषों की से ही समाज की उत्पत्ति हुई है। इसके समर्थक जो है हेनरी मैन है और प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, वेस्टरमार्क हैं, इत्यादि लोग हैं जो इसके समर्थक हैं। ठीक है, और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। इन सिद्धांतों का मानना है कि समाज की उत्पत्ति का मूल कारण महिला प्रधान सत्ता या समाज है। इसके समर्थक जो हैं विफ्राल्ट है, मोर्गन है, ठीक है, बेकोफेन है। जो जो विफ्राल्ट है वो उनकी बुक है द मदर्स, ये। ठीक है, नेक्स्ट शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत को जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत का भी कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांतकारों ने समाज की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति को माना है। शक्ति को मानते हैं कि जिसके पास शक्ति रहेगी उसी का सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके समर्थक जो हैं वर्नहाट और निप्से हैं। इसके समर्थक जो है वर्नहाट और निप्से इसके समर्थक हैं दोस्तों। ये जो दोनों लोग हैं इसके समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सामाजिक संविधा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है हॉब्स और रूसो हैं, हॉब्स और रूसो। इस सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज की उत्पत्ति का मूल कारण सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौता को मानते हैं ये, जो सामाजिक संविधा के सिद्धांत में मूल कारण समाज की उत्पत्ति का सामाजिक संविधा को मानते हैं। या आप कह सकते हैं सामाजिक समझौते के फलस्वरूप ही समाज का निर्माण हुआ, ऐसा मानना है इन लोगों का। उद्विकासी सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत जो है, इन सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज का विकास स्वतः धीरे धीरे होता है। इसके प्रमुख जो है समर्थक है अगस्त कॉन्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, टालकट पार्सन्स है, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, इत्यादि लोग हैं। दैवी सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। इस सिद्धांतकारों का मानना है कि समाज की उत्पत्ति का मूल कारण जो ईश्वर है, जो समाज की जो है उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो ईश्वर है। ठीक है, इसमें इसके जो समर्थक है डीएन मजुमदार हैं, डीएन मजुमदार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट समाज का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। समाज का वर्गीकरण विचारकों ने अपने अपने हिसाब से किया हुआ है। जो पहला है सेंट साइमन, सेंट साइमन जो है 3 तरीके से समाज का उल्लेख करते हैं, समाजों का उल्लेख करते हैं। पहला सैनिक समाज, कानूनी समाज, औद्योगिक समाज, ये 3 तरीके से बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंट साइमन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जनक माने जाते हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ये पूछता भी है। जो सेंट साइमन है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने 3 प्रकार का समाज बताया। अगस्त कॉम्ट ने जो है पहला धार्मिक स्तर वाला समाज, तात्विक स्तर वाला समाज, प्रत्यक्षवादी स्तर वाला समाज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग भी जानते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर समाज का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। पहला बताते हैं कि पहले वर्गीकरण में समाज को 2 भागों में बांटते हैं वो, एक पहला सैनिक समाज या युद्ध समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, और सेकेंड में दूसरे वर्गीकरण में समाज को 4 भागों में बांटते हैं। पहला सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तेहरे मिश्रित समाज। ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है दोस्तों, और पीजीटी वगैरह में भी पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट दुर्खिम का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया दुर्खिम ने। पहले में इन्होंने किया समाज को 2 भागों में बांटा पहले वर्गीकरण में, सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज या दबावकारी समाज, और जटिल समाज या स्वाभाविक समाज या इच्छा मूलक समाज। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। नेक्स्ट, और दूसरे वर्गीकरण में समाज को 4 भागों में बांटते हैं, सरल समाज, सरल बहुखंडी समाज, मिश्रित बहुखंडी समाज और दोहरे मिश्रित समाज में
4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स कितने भागों में समाज को बांटते हैं। कार्ल मार्क्स भी 4 प्रकार से समाजों का उल्लेख करते हैं। पहला जो है आदिम समाज की बात करते हैं, प्राचीन समाज की बात करते हैं। आदिम समाज में बताते हैं कि इसमें कोई वर्ग नहीं था, वर्ग विहीन समाज था। प्राचीन समाज की बात करते हैं तो बताते हैं इसमें मालिक और दास, ठीक है। तो इसमें दो वर्ग पाए गए। फिर सामंतवादी समाज आया। इसमें बताते हैं कि ये सामंतवादी समाज में जो है किसान और जो जमींदार और मजदूर पाए गए। फिर उसके बाद किसी मजदूर जो थे, 2 वर्ग इसमें भी पाया गया। पूंजीवादी समाज, जो इस समय पूंजीवादी समाज चल रहा है। इसमें मशीनें, बुर्जुआ, सर्वहारा, इस सब चीजों की 2 वर्ग की बात करते हैं ये, ठीक है। जिसके पास सब कुछ है, इसके पास मशीनें हैं और उत्पादन के साधन है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जिसके पास नहीं है वो केवल श्रम पर निर्भर है। इस तरीके की बात करते हैं ये समाज में। नेक्स्ट, मार्क्स ने आदिम समाज और प्राचीन समाज के बीच उत्पादन पद्धति के आधार पर एक अन्य समाज, एशियाई समाज, जो कि आप लोग को हर बार सुनने को मिलता है, एशियाई समाज, ठीक है, एशियाई समाज की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं। एशियाई समाज को विकसित समाज और पिछड़ा समाज भी कहा जाता है। विकसित, ध्यान रखिएगा, ये एशियाई समाज को विकसित आदिम समाज या पिछड़ा प्राचीन समाज भी कहा जाता है। मार्क्स विद एंगल्स के साथ मिलकर वो बताते हैं 5 प्रकार के समाज बताते हैं। पहला बताते हैं आदिम समाज, दूसरा प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, और लास्ट में बताते हैं कि साम्यवादी समाज या समाजवादी समाज। ये जो है इसमें बताते हैं कि ये ये जो है इसमें साम्यवादी समाज में कि कोई कोई मालिक नहीं होगा, कोई मजदूर नहीं होगा, सबके उत्पादन के साधन पे या फिर पूंजी पे सबका समान हक होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टालकट पार्सन्स 5 प्रकार के समाज बताते हैं। टालकट पार्सन्स पहला बताते हैं आदिम समाज, दूसरा निर्माणशील समाज, तीसरा ऐतिहासिक समाज, चौथा आधुनिक कृषि प्रणाली वाला समाज, और 5वां जाता है आधुनिक समाज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब चल रहा है दोस्तों। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एच.एस. बेकर 2 प्रकार के समाज का उल्लेख करते हैं। एक पवित्र समाज का उल्लेख करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष या लौकिक समाज का उल्लेख करते हैं ये, ठीक है। डेनियल लर्नर 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। पहला जो है परंपरागत समाज और सहभागिता पर आधारित समाज की बात करते हैं। हेनरी मैन 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। एक परिस्थिति पर आधारित समाज, संविधा पर आधारित समाज, ठीक है। नेक्स्ट, जो एल एच मॉर्गन 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं, सोसाइटल और सिविटाज, समितात्मक समाज, ठीक है। नेक्स्ट, मोर्गन ने संस्कृति के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा है। एक जंगली समाज या रास्ता मूलक समाज, और बर्बर समाज, और तीसरा नागरिक समाज। ये 3 तरह के समाज की बात करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टॉनिस भी 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं, जमाइन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट। अब तो आप लोग जानते ही हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, सामुदायिक समाज और संतात्मक समाज, ठीक है। नेक्स्ट, हब हाउस जो है वो भी 3 प्रकार के समाज की बात करते हैं। पहला नातेदारी पर आधारित समाज, दूसरा प्रभुता पर आधारित समाज, तीसरा जो है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, कुले भी 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं, समजाति समाज और विषम जाति समाज। समजाति समाज और विषम जाति समाज 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं कुले, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेनहर्ट सामाजिक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। एक उष्ण समाज, एक शीत समाज। 2 प्रकार समाज की बात करते हैं, उष्ण समाज और शीत समाज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। रॉबर्ट लोवलिस, कम आधुनिक समाज और अधिक आधुनिक समाज, ठीक है। नेक्स्ट, मैकायर पेज भी 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं, सामुदायिक समाज और सहचारी समाज। कार्ल मैनहीम भी 3 प्रकार के समाज की बात करते हैं, व्यवस्थित समाज और सामान्य समाज और ऐतिहासिक समाज की बात करते हैं ये। और रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम गुडे 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोक समाज का ग्रामीण समाज और नगरीय समाज या शहरी समाज, ठीक है।
फोक सोसाइटी या अर्बन सोसाइटी। दो तरीके के समाज का बात करते हैं। कॉल पॉपर भी दो प्रकार के समाज का बात करते हैं, ये अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ पोर्टलिस में, ठीक है। बंद समाज और खुला समाज, डेविड रिजमैन जो दो प्रकार की समाज की बात करते हैं, अपनी बुक द लोनली क्राउड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये भी हमेशा पूछी जाने वाली बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये दो प्रकार की समाज की बात करते हैं इसमें भी। पहला है पर निर्देशित समाज, दूसरा है अंतर्निर्देशित समाज, ठीक है। कॉर्न हाउसर तीन प्रकार के समाज की बात करते हैं, ये बताते हैं तीन प्रकार के समाज की बात करते हैं दोस्तों, ये भी जनसमूह समाज, बहुलवादी समाज, एक तंत्री समाज, ठीक है। जो वर्ग तीन प्रकार के समाज की बात करते हैं, पूर्व शिक्षित समाज, पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज। रॉस भी दो प्रकार के समाज की बात करते हैं, प्राकृतिक समाज, वर्गों पर आधारित समाज, ठीक है। लॉस्की और लॉस्की जो हैं वो भी पांच प्रकार समाज की बात करते हैं, शिकारी एवं खाद्य संघर्ष समाज, बागवानी पर आधारित समाज, पशुपालक पर आधारित समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, समाज को मूर्त मानने वाले जो समाजशास्त्री जॉनसन है, जो समाज को मूर्त मानते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि समाज एक ऐसा समूह है जिसे चार तत्व पाए जाते हैं। जो चार तत्व पाए जाते हैं उसमें पहला तत्व है निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। निश्चित क्षेत्र होता है प्रजननता, विस्तृत संस्कृति और स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग एरिक फॉर्म जो है स्वरूप समाज, सन सोसाइटी की अवधारणा देते हैं। किसकी अवधारणा देते हैं? सन सोसाइटी की अवधारणा एरिक फॉर्म देते हैं। और पार्सन्स एक अन्य प्रकार की समाज की बात करते हैं। पार्सन्स जो है सेल्फ सफिशियंसी की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी दोस्तों, सेल्फ सफिशियंसी पर आधारित समाज की अवधारणा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समाज के प्रकार। सरल समाज जो है इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं, जनजाति समाज और कृषक समाज। और जटिल समाज में जो है दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। और जनजाति समाज को हम लोग देखेंगे। जनजाति समाज जो है आवश्यक तत्व निम्न है जो जनजाति समाज के हैं, ठीक है। सरल समाज में जो पहला है जनजाति समाज, एक निश्चित क्षेत्र, एक समान भाषा, एक समान संस्कृति, एक समान निषेधों का पालन, हाँ ठीक है। आदिम लोगों या पूर्वजों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। अभी निश्चित क्षेत्र की बात की, एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं तथा एक समान संस्कृति होती है, ठीक है। और विवाह, व्यवसाय इत्यादि संबंध समान निषेधों का पालन भी करते हैं। ये समान निषेधों का पालन करते हैं, किसमें विवाह, व्यवसाय इत्यादि में समान निषेधों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को जनजाति समाज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेनिन क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो स्थानीय आदिवासी समूहों के किसी संग्रह को जो एक समान भू भाग में निवास करते हैं, एक समान भूभाग में निवास करते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं, समान संस्कृति को व्यक्त करता हो, उसे जनजाति समाज कहा जाता है। ऐसा लेनिन कहते हैं। डीएम मजूमदार के अनुसार जो है जनजाति समाज परिवारों का ऐसा संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है और एक समान भूभाग में रहते हैं। विवाह व्यवसाय कुछ प्रतिबंधों का पालन करते हैं, ठीक है। और एक निश्चित और परस्पर उपयोगी आदान प्रदान की व्यवस्था को विकसित करते हैं। एक निश्चित और परस्पर उपयोगी आदान प्रदान की व्यवस्था को विकसित करते हैं, ऐसा डीएम मजूमदार कहते हैं, ठीक है। जनजाति समाज की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, जनजाति समाज की विशेषताएं, एक समान भाषा होती है, मैंने बात की, एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक समान संस्कृति पाई जाती है, समान निषेधों का पालन करते हैं, नातेदारी के आधार पर मालिक संगठन सामाजिक संगठन पाया जाता है, एकता की भावना पाई जाती है, ठीक है। और विस्तृत आकार होता है, एक अलग राजनीतिक संगठन होता है, एक अलग आर्थिक संगठन होता है, पूर्णतया आत्मनिर्भर होते हैं, पूर्णतया वो अपने खुद पे आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। धर्म और नातेदारी का महत्व अधिक पाया जाता है इनके समाजों में, जनजातीय समाजों में। श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है इसमें। भाषा में लिपि का जो है अभाव होता है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी जनजाति समाज की विशेषताएं हैं, ठीक है। फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। नेक्स्ट, जनजाति समाज को विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए नाम, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो नाम दिए जनजाति समाज को। जीएस घुरिये क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछड़े हिंदू तथा कथित आदिवासी कहा है। जीएस घुरिये ने जनजाति समाज को पिछड़े हिंदू या तथा कथित
आदिवासी कहा है उन्होंने। हट्टन क्या कहते हैं, ये आदिम जनजाति या बहिष्कृत जाति कहते हैं जनजाति समाज को। मजूमदार बनवासी कहते हैं इसको, जनजातियों को बनवासी कहते हैं। एलपी विद्यार्थी क्या कहते हैं, एलपी विद्यार्थी गिरिजन कहा इन्होंने, गिरिजन कहते हैं ये। और वेंस कहते हैं पर्वत काबिला, पर्वत काबिला कहते हैं इनको। और जो है गिरसन, गिगरसन जो है बंद काबिला कहते हैं, बंद काबिला। और सेवेंस, सेवेंस जो है इनको पर्वत जनजाति कहा, सेवेंस ने पर्वत जनजाति कहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से। और ठक्कर पापा और रिजले आदिवासी, ये ठक्कर पापा और रिजले आदिवासी कहते हैं इनको ना। नेक्स्ट, जनजातियों की समस्याएं क्या क्या है, इनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों, तो ये देखते हैं। दुर्गम निवास स्थान, संस्कृत, क्योंकि दुर्गम निवास स्थान होता है, सभ्य समाज से दूर होते हैं ये, पहाड़ियों पे, जंगलों में। संस्कृति संपर्क की समस्या, सांस्कृतिक संपर्क की समस्या होती है। आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है इनको। सांस्कृतिक विघटन की समस्या होती है। खान पान रहन सहन की समस्या होती है। जनसंख्या की समस्या। ठीक है, इस तरीके की सारी समस्याएं जनजातीय समाजों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, समाजशास्त्रियों द्वारा जनजातियों के समस्या के समाधान हेतु जो सुझाव दिए गए थे, जो कमेटी बनाई गई थी, जीएस घुरिये या देसाई, निर्मल कुमार बोस जैसे समाजशास्त्रियों ने ने बताया, जो जब स्वतंत्रता के बाद जनजातियों की समस्याओं को जानने के लिए या फिर उनकी स्थिति को समझने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो रिसर्च के लिए, जीएस घुरिये या देसाई, निर्मल कुमार बोस जैसे समाजशास्त्रियों ने उनको पूर्व स्वात्मीकरण का सुझाव दिया था। पूर्व स्वात्मीकरण की बात करते हैं वो कहते हैं कि इनको सभ्य समाज में मिला देना चाहिए, सभ्य समाज से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, और जीएस घुरिये आपको पता है, हमने पहले बताया, वो कहते भी एक पिछड़े हिंदू है। ठीक है, जीएस घुरिये के अनुसार यदि जनजाति समाज सभ्य हिंदू समाज में पूरी तरीके से अपना अपने आप विलीन कर दे तो सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी, ऐसा जीएस घुरिये बताते हैं। और ये तीनों लोग पूर्व स्वात्मीकरण का सुझाव देते हैं, मतलब पूरी तरीके से सभ्य समाज में इन लोगों को मिला दिया जाए। ठीक है, ए आर देसाई और निर्मल बोस इनको इसको किसी भी सभ्य समाज में सम्मिलित होने की सलाह देते हैं। ठीक है, और हट्टन, डीएन मजूमदार और बेरियर एल्विन जो है, ये तीनों लोग इसकी समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ण पृथक्करण का सुझाव देते हैं। जो हट्टन, डीएन मजूमदार और बेरियर एल्विन जो है पूर्व पृथक्करण का सुझाव देते हैं। कहते हैं कि इनको पूर्णतः अलग रखा जाए। बेरियर एल्विन ने काफी समय तक काम किया है इनके बीच, ये तो उन्हीं के बीच में रह भी गए थे जब, और सारे लोग चले भी आए थे, लेकिन उन्होंने उनके बीच रहकर रिसर्च किया। ठीक है, तो बेरियर एल्विन ने इनकी समस्याओं को एक नेशनल पार्क बनाने की समस्याओं हेतु जो है एक नेशनल पार्क बनाने की सलाह दी थी। नेशनल पार्क बेरियर एल्विन ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो और कहते हैं कि नेशनल पार्क में सभ्य समाज के लोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। ये बेरियर एल्विन कहते हैं कि जो नेशनल पार्क बनाया जाएगा उसमें सभ्य समाज के लोगों का जो है प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। फिर आगे चलकर बेरियर एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए सात्मीकरण और पृथक्करण दोनों में समन्वय की बात की। आगे चलकर ये जब उसी में रह गए थे सारी चीजें, फिर इन्होंने रिसर्च किया, फिर वो बताते हैं कि फिर सात्मीकरण और पृथक्करण दोनों के समन्वय की बात करते हैं, और करते हुए ये एकीकरण की नीति का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? एकीकरण की नीति का समर्थन करते हैं ये। ठीक है, सात्मीकरण और पृथक्करण दोनों का समन्वय करते हुए। ठीक है, और पंचशील उपागम का सुझाव देते हैं। पंचशील उपागम, ये बेरियर एल्विन जो है पंचशील उपागम का सुझाव देते हैं। जो पंचशील उपागम का ये सुझाव देते हैं बेरियर एल्विन, उसको जवाहरलाल नेहरू लागू भी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उसको लागू भी किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कृषक समाज जो है। सरल समाज में पहला समाज जनजातीय समाज था, दूसरा समाज था कृषक समाज। तो हम देखते हैं कृषक समाज। कृषक समाज जो है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड देते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। रॉबर्ट रेडफील्ड अपनी पुस्तक प्रेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में प्रतिपादित किया उन्होंने मैक्सिको के चारकोन गांव के अध्ययन के आधार पर, मैक्सिको के चारकोन के अध्ययन के आधार पर अवधारणा प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ध्यान रखिएगा। किस गांव पर उन्होंने अध्ययन किया था? मैक्सिको के चारकोन गांव पर अध्ययन किया था। किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड। अपने किस पुस्तक में किया था? प्रेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में किया था। नेक्स्ट, कृषक ग्रामीण लोगों का एक ऐसा समूह है
अर्थात वे ग्रामीण लोग हैं जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य करते हैं और कृषि पर आधारित होते हैं। ठीक है, अपना जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, उन्हें हम कृषक कहते हैं। उन्हें समाज को कृषक समाज भी कहा जाता है, उनके जो समाज उसको कृषक समाज कहा जाता है, जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं और अपनी आजीविका खेतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो जो अपनी आजीविका है उसको खेतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे हम कृषक समाज कहते हैं। फर्क फर्क ने कहा कि कृषक समाज फर्क ने कहा कि कृषक समाज लघु उत्पादों का वह समाज है जो केवल निर्वाह के लिए खेती करते हैं, जो केवल अपने निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए खेती करते हैं। ठीक है, उसको कृषक समाज फर्क ने बताया। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की 5 विशेषताएं बताई हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बताते हैं कि समरूपता पाई जाती है कृषक समाज में, भूमि के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बताते हैं कि स्तरीकरण और विभेदीकरण का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल। स्पष्ट अर्थतंत्र का अभाव पाया जाता है। नगरों के से भिन्न संस्कृति होती है, सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल भिन्न होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को 2 भागों में बांटा है। पहला जो है कृषक, दूसरा किसान। आप लोग सोच रहे होंगे कि कृषक और किसान में क्या अंतर है, तो आप लोग देखिए, जो कृषक होते हैं, जो कृषक समाज होते हैं वो जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं। किसके लिए खेती करते हैं दोस्तों? जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं वो। ठीक है, और जो किसान होते हैं वो मुनाफा कमाने के लिए खेती करते हैं। क्या करते हैं? वो मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, वो जीवन निर्वाह के लिए तो करते ही, वो मुनाफा मेन उनका मकसद होता है, मुनाफा कमाना। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर है कृषक और किसान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कृषक और किसान में, तो यही अंतर है। कृषक जो है जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं और किसान जो मुनाफा कमाने के लिए खेती करते हैं। नेक्स्ट, कृषक समाज की सामान्य विशेषताएं। प्रकृति से निकटता पाई जाती है, प्रकृति से जुड़े होते हैं कृषक समाज। कृषि मुख्य व्यवसाय है इनका, इसी पे जीवन निर्वाह करते हैं, कृषि से ही जीवन निर्वाह करते हैं। पूरा जीवन इनका कृषि में होता है, पूरा जीवन इनका कृषि से ही निकल जाता है, कृषि करते ही। ठीक है, आप सब जानते हैं, गांव में रहने वाले जो हैं स्टूडेंट्स, वो देखते ही होंगे, सारी चीजें जानते ही हैं। अगर किसान खेती ना करे तो फिर अन्न का उत्पादन ना हो। और जो तीसरा है, अस्पष्ट विभाजन पाया जाता है, गतिशीलता की कमी पाई जाती है, गतिशीलता की कमी पाई जाती है। स्थिरता अधिक, मतलब अधिक मात्रा में, अधिक तरीके से ये स्थिर ही रहते हैं। ठीक है, इनका पूरा जीवन खेती करते ही खत्म हो जाता है, बीत जाता है। ठीक है, सीमित आकार पाया जाता है, सजातीय का या समरूपता पाई जाती है, विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, हम की भावना होती है इनमें। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक समूहों का नियंत्रण होता है इनपे प्राथमिक समूहों का नियंत्रण होता है। ठीक है, जब हम कूले को पढ़ेंगे, कूले को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, तो वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज को कि प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जाति तथा जजमानी प्रथा का महत्व होता है। जो गांव में रह रहे हो जानते ही होंगे, जाति और जजमानी प्रथा का बहुत महत्व होता है। जो उच्च का ब्राह्मण है उनको पूजनीय माना जाता है, उनकी पूजा होती है, मतलब एक तरीके से उन उनका उच्च स्तर होता है। ठीक है दोस्तों, और जजमानी प्रथा जो आप जानते हैं, जो लोग हर समय समय पे आते हैं शादी ब्याहों में, से नाव हो गया या फिर जो धोबी हो गया या फिर कहाँ, इस तरीके से जो जजमानी प्रथा है ये क्या है, जैसे कि इन लोगों को जो समय समय पे अन्न दिया जाता है या फिर सारी चीजें होती हैं, यही जजमानी प्रथा है। ठीक है दोस्तों, आंद्रे जो है बेते ने अपनी जो ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि भारतीय समाज में पाए जाने वाले कृषक समाज की 3 विशेषताएं बताई हैं इन्होंने। इनका जो है इनका भूमि से गहरा लगाव होता है, बिल्कुल सही सही बात है। दूसरा, जो तुलनात्मक निम्न स्थिति होती है, औद्योगिक श्रमिकों के समकक्ष इनकी स्थिति निम्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आंद्रे बेतिक ने कृषक समाज के 3 भागों में बांटा है, मालिक या जमींदार, जमींदार, किसान, मजदूर या दैनिक श्रमिक। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों कि जो मालिक या जमींदार है, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं, ये जो खेती स्वयं नहीं करते हैं, किराएदार या मजदूरों से खेती करवाते हैं।
ठीक है। और जो किसान है छोटी मोटी भूमि के मालिक होते हैं, ये स्वयं कृषि कार्य करते हैं। किसान जो छोटी मोटी भूमि के मालिक होते हैं और स्वयं कृषि करते हैं। जो मजदूर या दैनिक श्रमिक है, ये खेतों में मालिक नहीं होते हैं खेतों के, बल्कि दूसरों के खेतों पर कार्य करते हैं। दूसरों के खेतों पर ये कार्य करते हैं, निर्भर होते हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत बहुत सारे गांव में तो बहुत चीजें अभी भी होती हैं कि लोग खेत को अधिये पे या फिर कूद पे इस तरीके से लेते हैं और उस पे ही निर्भर होते हैं। वो उसमें उनके पास कोई खेत नहीं होता है, और उसी खेत को उसी के खेत में मेहनत करते हैं और काम करते हैं। और खेत की जो मालिक होता है वो उसको आधा देते हैं और आधा खुद रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह होता है इस तरीके से, तो आसान भाषा में समझ सकते हैं आप लोग। डेनियल थार्नर ने कृषक समाज को उपयुक्त 3 श्रेणियों में बाँटा है। ठीक है? और बी आर चौहान ने कृषक समाज को 3 लक्षण बताए हैं। बी आर चौहान, जो बी आर चौहान, और ये जो डेनियल थार्नर है ये भी किसान, मालिक और मजदूर की बात करते हैं। डेनियल थार्नर भी, बी आर चौहान। ठीक है? बी आर चौहान को देखते हैं, ये 3 तरीके की बात करते हैं, 3 लक्षण बताते हैं। ये अथक परिश्रमी होते हैं, मितव्ययी होते हैं, सादगीपूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है? सिंपल सादा जीवन होता है इनका, ऐसा बी आर चौहान बताते हैं। बी आर चौहान की बुक है जो ए राजस्थान विलेज और रूरल लाइफ, ग्रास रूट पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कृषक समाज का अध्ययन और उनसे संबंधित समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट रेडफील्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, तो देखते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के चारकोम युगाटन गांव का अध्ययन किया। ठीक है, और आंद्रे बेतेई तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहारम गांव का अध्ययन करते हैं। इन्होंने आगे चलकर सिपुरम नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो है अपने इंटरनेट, ये जो ग्लिबर्ट तमिलनाडु के तंजौर जिले के लाउलूर गांव का अध्ययन किया इन्होंने। बेली, एफजी बेली ने उड़ीसा के बीसीपाड़ा गांव का अध्ययन किया। उड़ीसा के बीसीपाड़ा गांव का अध्ययन किया। ठीक है, और नेक्स्ट ये है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने, आप सब जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम एन श्रीनिवास और मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है। डीएन मजूमदार भारतीय कृषक, ऋण में ही जन्म लेते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका, बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और क्रोबर, क्रोबर जो है कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। एक और जनजाति समाज तो दूसरी ओर औद्योगिक समाज। आंद्रे बेतेई, भारत में कहते हैं, आंद्रे बेतेई जो है, भारत में बहुत भारत में बहुत सी जनजातियां अब कृषक समाज के रूप में तब्दील हो गई हैं। यदि भारत में किसको को देखना है तो संथाल, उराव, मुंडा जैसी जनजातियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन? संथाल, उराव, मुंडा जैसी जनजातियां इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, आंद्रे बेते बताते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को समरूप मानते हुए एक ही श्रेणी के रूप में देखा है। ठीक है, कृषक समाज या सरल समाज में सामाजिक संगठन 4 माध्यमों पर होता है। पहला जो है नातेदारी के आधार पर, विवाह के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, उत्तर कृषक समाज। उत्तर कृषक समाज, पोस्ट एग्रेरियन सोसाइटी, ऐसा समाज, ये पोस्ट एग्रेरियन सोसाइटी, कृषक उत्तर कृषक समाज, ऐसा समाज जहाँ कृषि का मुख्य व्यवसाय है, जहाँ कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है, किंतु कृषि कार्य बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से किया जाता है। जो कृषि कार्य किया जाता है वो बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से किया जाता है, जैसे इजराइल कनाडा। ठीक है, औद्योगिक समाज जो है, इसमें औद्योगिक समाज की अवधारणा जो सेंट साइमन देते हैं, अभी हम लोग पहले ही बात किया था हम लोगों ने। औद्योगिक समाज की जो अवधारणा सेंट साइमन देते हैं, इसके अनुसार ये एक ऐसा समाज है जिसमें उत्पादन के विशिष्ट रूपों में उद्योगों का प्रयोग होता है, अर्थात उत्पादन की प्रणाली के रूप में शक्ति संचालित मशीनें कार्य करती हैं। शक्ति संचालित मशीनें काम करती हैं औद्योगिक समाज में। ठीक है, नेक्स्ट,
प्रिस्टन जो है, प्रिस्टन ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में कहा कि मशीनें मनुष्य की स्थानापन्न प्रतिनिधि बन जाती हैं, तो ऐसे समाज को औद्योगिक समाज कहा जाता है। इसमें कहा था, इनकी पुस्तक जो है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में कहा था इन्होंने। कहते हैं कि जो मशीनें हैं मनुष्य के स्थानापन्न की प्रतिनिधि बन जाती हैं, तो ऐसे समाज को औद्योगिक समाज कहा जाता है। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि कार्य के अतिरिक्त कारखानों में काम करता है, नगरीकरण पाया जाता है, व्यक्ति संबंध होते हैं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक पाया जाता है, सामुदायिक भावना न्यून होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वर्ग संघर्ष पाया जाता है, उच्च जीवन स्तर पाया जाता है, धर्म और प्राथमिक संबंध का महत्व कम होता है, परिवहन और संचार का विकास होता है, शिक्षा का स्तर उच्च होता है, गंदी बस्तियों का विकास होता है, अपराध की में वृद्धि होती है, लघु कुटीर उद्योग कम पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। पी ग्लिबर्ट ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ग्लिबर्ट ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो है औद्योगिक समाज की निम्न विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, बताते हैं। पूंजी का महत्व पाया जाता है इसमें, और श्रम की स्तरीकृत प्रतिष्ठा होती है, बुद्धि श्रम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, बुद्धि जो है श्रम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, और नौकरशाही व्यवस्था पाई जाती है, लाल फीताशाही पाई जाती है, विकसित तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी पाई जाती है, नई नई मशीनों के द्वारा कृषि कार्य होता है, मशीनीकरण होता है, और विशेषीकरण का महत्व पाया जाता है, प्रचार का महत्व पाया जाता है, गंदी बस्ती का विकास होता है, मजदूर संघ का निर्माण होता है, मजदूर संघ का, और कार्य जो है कार्य करने की विशिष्ट दशा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, कार्य करने की जो विशिष्ट दशा पाई जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है देखते हैं हम लोग। औद्योगिक कृषि जो है, औद्योगिक क्रांति 1970 में सर्वप्रथम ब्रिटेन जैसे यूरोपीय समाज में आई, वहां से औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ, औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम 1784 में, ठीक है, टर्नबी ने किया था। नेक्स्ट औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम 1738 में ब्रिटेन के लंकाशायर के निवासी जॉन के फ्लाइंग, क्या है, जॉन के फ्लाइंग शटल के जो का आविष्कार करके किया, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार करके किया था। भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत 1950 में लगभग बॉम्बे की सूती मिल की स्थापना के साथ हुआ। बॉम्बे की जो सूती मिल की स्थापना हुई उसी के साथ भारत में औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ। उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेनियल बेल की अवधारणा अपनी पुस्तक द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, में दी है इन्होंने अपनी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अवधारणा जो है। डेनियल बेल उत्तर आधुनिक समाज के जनक माने जाते हैं, इनके अनुसार जो है ये डेनियल बेल उत्तर आधुनिक समाज के जनक माने जाते हैं। इनके अनुसार ये समाज आज का अति आधुनिक समाज है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व बढ़ जाएगा तथा मानव मस्तिष्क के किए जाने वाले अधिकांश कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाएंगे। उत्पादन संबंधी कार्य स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल मशीनों द्वारा किया जाएगा, रोबोट द्वारा किया जाएगा, या फिर मानव का उत्पादन संबंधी कार्यों में बहुत कम योगदान होगा, मशीनों का अधिक योगदान होगा। परिश्रम संबंधी कार्य रोबोट करेंगे, परिश्रम संबंधी जो कार्य होगा रोबोट करेंगे, और जिसके ऐसे समाजों में वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जाता, ठीक है, बल्कि सेवा प्रदान करने वाले उद्योगों को महत्व दिया जाता है। ऐसे समाजों में अवधारणा श्रमिकों का कोई महत्व नहीं होता, जो श्रमिकों का जो है कोई महत्व नहीं होता। तो श्रमिकों का महत्व नहीं रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, आप सब जानते हैं। बल्कि ज्ञानी श्रमिक का महत्व अधिक होता है, ज्ञानी श्रमिकों का महत्व, जो पढ़े लिखे रहेंगे उन्हीं का महत्व होगा, ठीक है, जो मशीनों को चला सके, सबको
मैनेज कर सकें। इस समाज की वैज्ञानिक भाषा में जन समाज कहा जाता है। इस समाज को जो वैज्ञानिक भाषा में हम लोग जन समाज कह सकते हैं, ठीक है। लोगों के संबंध पूरी तरीके से प्रकारात्मक होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को द्वितीयक समूह नियंत्रित करेंगे। जो द्वितीयक समूह है नियंत्रण और निर्देशित करते हैं, ठीक है। इस समाज में अप्रत्यक्ष और अव्यक्तिक संबंध जो है, अप्रत्यक्ष और अव्यक्तिक संबंध बहुत अधिक विद्यमान होते हैं इस समाज में, ठीक है। विशेषताएं हैं इस समाज की, क्या है विशेषताएं जो है, इस समाज में अकेलापन पाया जाता है, ठीक है। डेविड रिजमैन जो है ने उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में अपनी पुस्तक द लोनली क्राउड में कहा है कि व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। जो व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐच्छिक संगठनों एनजीओ का महत्व बढ़ जाएगा उत्तर औद्योगिक समाज में। अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। अव्यक्तिक संबंध, प्रतियोगिता की भावना अधिक पाई जाती है। कंपटीशन की भावना, प्रचार और विज्ञापन का अधिक महत्व पाया जाता है। सामाजिक गतिशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। मानसिक तनाव का बहुत अधिक पाया जाता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक होता है। इसे यांत्रिक समाज कहा जाता है, यांत्रिक समाज, ठीक है। अर्थ प्रधान समाज होता है। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व होता है। नेतागिरी का महत्व अधिक होता है इसमें। भूमिकाओं भूमिकाओं को अनेकता पाई जाती है, भूमिकाओं की अनेकता पाई जाती है इसमें, ठीक है। उत्तर औद्योगिक समाज के अलग अलग समाजशास्त्रियों को दिए गए विभिन्न नाम, ठीक, जो है हमारे कॉनहाउसर, ठीक है। कॉनहाउसर जो है ये जन समाज कहते हैं, जन समाज, मास सोसाइटी, ठीक है। और मार्शल मैकवान जो है विश्व गांव, ग्लोबल विलेज के नाम देते हैं इसको। फिर उसके बाद सेशन जो है वो विश्व नगर की बात करते हैं, विश्व नगर। और एलन तुरेन तकनीकी समाज की बात करते हैं, तकनीकी समाज नाम देते हैं। जो ये मार्शल मैककोलन है, ये विश्वगांव की जो बात करते हैं, ये फिलोसफर थे कनाडा के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वेबलेन वेबलेन विकसित प्रौद्योगिकी वाला समाज बताते हैं इसको, विकसित प्रौद्योगिकी वाला समाज। और टाउफर इवन टाउफर तीसरी दुनिया का समाज बताते हैं इसको, इवन टाउफलर। और ये जो है आंद्रे गोर्ज जो है ये फ्रांसीसी ऑस्ट्रियाई दार्शनिक हैं। ये अभिजन कामगार वाला समाज बताते हैं इसको, अभिजन कामगार वाला समाज, ठीक है। इसको अभिजन कामगार वाला समाज बताते हैं। सूचना युग का समाज बताते हैं। और ज्ञान की अर्थव्यवस्था वाला समाज बताते हैं। विभाजित समाज बताते हैं। भारहीन अर्थव्यवस्था वाला समाज बताते हैं इसको, ठीक है, आंद्रे गोर्ज। नेक्स्ट जो है ये है उत्तर औद्योगिक समाज में होने वाली समस्याएं। जो उत्तर आधुनिक समाज में समस्याएं होती हैं उसको हम देख लेते हैं। ये गंदी बस्तियों का विकास होता है, स्लम्स बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और भीड़ भाड़ युक्त वातावरण होगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। कृत्रिमता का अधिक महत्व होगा, ठीक है। कृत्रिमता का अधिक महत्व पाया जाएगा। अपराध और बाल अपराध अधिक हो जाएगा जब बेरोजगारी और ये सारी चीजें होंगी। श्रमिकों का महत्व खत्म हो जाएगा, मशीनें काम करेंगी, रोबोट काम करेंगे, तो बिल्कुल बहुत ही जाहिर सी बात है कि अपराध और बाल अपराध अधिक होगा। और पर्यावरण प्रदूषित होगा, ठीक है। और भूखमरी बढ़ेगी। वेश्यावृत्ति और पागलपन जैसी बीमारियां देखने को मिलेंगी। लोग क्या इस सारी चीजें क्या करेंगे अगर उनको रोजगार नहीं होगा खाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं जो है, वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। और ये जो है वायु प्रदूषण अधिक होगा। वायु प्रदूषण बिल्कुल हर तरीके से वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण, सारी के सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस अगर जिन लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया है वो इसको एक बार इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीआईसी हो या फिर नेट हो या फिर हायर एजुकेशन हो या पीजीटी हो, हर तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से और अच्छे से रिवीजन करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।